आपको बताएंगे 90 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान तेज हो गया है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के सामने नई मुसीबत आ गई है। गुरुवार को ईडी ने घोटाले को लेकर पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि बीजेपी जेल की राजनीति कर रही है और हम शिक्षा की राजनीति करते हैं। उधर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आप के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली थी। ईडी की कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला। कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। और देश में हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विपक्ष की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विपक्ष अब इन कार्रवाइयों को 2024 के आम चुनावों से जोड़कर देख रहा है। देश में हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्ष में खलबली है। विपक्षी पार्टियां अब इस पूरे मुद्दे को आम चुनावों से जोड़ रही हैं। चुनाव से पहले इस देश का विपक्ष का कोई ऐसा नहीं नेता बचेगा जिसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की कार्रवाई न हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कर दिया है, अंधा ईडी को अधिकार नहीं था कहीं सीधे जाने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं जा सकते। तो जब न्यायपालिका का सहारा और मिल जाते तो लोग, इन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ नहीं सीखा, सबको जेल डाल दिया और हार गई, खुद चुनाव हार गई, लड़का चुनाव हार गया। उधर दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने पेशी से पहले तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। वहीं बीजेपी ने के कविता के आरोपों पर पलटवार किया है। जेल के अंदर डालने का हमारा अधिकार नहीं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में मारे गए शूटर उस्मान को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो 1 महीने पहले अतीक अहमद से साबरमती जेल में मिला था। उमेश पाल हत्याकांड में खुलासों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए उस्मान को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाने वाला उस्मान न सिर्फ शार्प शूटर था बल्कि अतीक अहमद गैंग में बड़ा कद भी रखता था। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड से करीब 1 महीने पहले उस्मान ने अतीक से मुलाकात की थी। ये मुलाकात साबरमती जेल में हुई थी। उस्मान ने उमेश पाल और सिपाहियों को अकेले ही ठिकाने लगाने का वादा किया था। वादे के मुताबिक उमेश पाल और सिपाही पर उस्मान ने पहली गोली चलाई थी। अतीक के बेटे असद ने उस्मान को 10 लाख रुपए और लग्जरी कार देने का वादा किया था। इसी बीच उमेश हत्याकांड में एक ट्विस्ट भी सामने आया है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के शूटर साबिर के भाई का शव गुरुवार को कौशाम्बी जिले में मिला। कौशाम्बी एसपी के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। उधर यूपी में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की नाराजगी भी बढ़ गई है। कहीं कानून में ये नहीं लिखा है कि आप लोगों के घरों को तोड़ देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए, बुलडोजर चल रहा है। भाई 20 साल का मकान बना हुआ है, 20 साल से सरकार है, सब हैं, अधिकारी हैं। अगर कोई नोटिस नहीं दे रहा है तो एकाएक वो मकान अनधिकृत हो गया।
और फिर व्यवस्था तो ये है कि अगर अनधिकृत मकान बना हुआ है, नक्शे से हटके बना है तो जुर्माना होगा, कंपाउंड फीस लग के बोला नहीं जाएगी, तो नेशनल लॉस है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इन दिनों भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। और अपने दौरे के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलियाई पीएम और प्रधानमंत्री दोनों के बीच मुलाकात भी होगी। व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अहमदाबाद के स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ मैच देखा। और वहीं राजस्थान में पुलवामा शहीदों के मुआवजे का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को शहीदों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीते 10 दिनों से राजस्थान में सीएम आवास के पास कुछ ऐसा ही नजारा है। ये प्रदर्शन वो परिवार कर रहा है जिनके अपनों ने पुलवामा हमले में अपनी जान गंवा दी, लेकिन देश के शहीद होने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की बात आई तो देखिए क्या हो रहा है। राजस्थान में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का परिवार लगातार बीते 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। परिवार अन्न त्याग कर धरने पर बैठा है। परिवार की मांग है कि सरकार से मुआवजे के साथ साथ शहीदों की प्रतिमाएं भी लगवाएं। अपनी इन मांगों को लेकर गुरुवार को एक बार फिर परिवार वालों ने जयपुर में सचिन पायलट के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ थे। जैसे ही परिवार वालों ने सीएम आवास की तरफ कूच किया, रास्ते में उनकी पुलिस से झड़प हो गई। 5 दिन से मुख्यमंत्री के निवास के पास बैठी हैं। जब मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो इनका धैर्य टूट गया और ये मिलने जाना चाहती हैं तो पुलिस बल इनको मिलने नहीं देना चाहता। मेरे को डर है फिर इनके साथ बदतमीजी हो सकती है, इनको पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है। मुंह में धूप डालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रही हैं कि हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करो और हमारे से बात कर लो। इससे पहले गुरुवार को राजस्थान बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने की मांग की। यूपी में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर गुरुवार को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और अब योगी सरकार आयोग की इस रिपोर्ट के बाद आरक्षण सूची दोबारा जारी करेगी। यूपी में निकाय चुनाव की तारीख को लेकर जल्दी ही बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि ये चुनाव 2022 में ही कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव की तारीख टल गई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है निकाय चुनाव को लेकर के, और उसको शीघ्र ही कोर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा। और जो रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग ने दी है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र से शीघ्र निकाय चुनाव कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव में कूदने के लिए तैयार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने पिछले साल 28 दिसंबर को आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया था। राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च से पहले सभी जिलों में दौरा कर शासन को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। 28 दिसंबर को बने इस आयोग ने 3 महीने बाद गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब आयोग की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार दोबारा आरक्षण सूची जारी करेगी। जी न्यूज़।